और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, उपराष्ट्रपति पद चुनाव से जुड़ा ये अपडेट है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो गई है। 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी खबर, 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 21 अगस्त तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र और 22 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी और 9 सितंबर को होगा मतदान। तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 अगस्त तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी, 9 सितंबर को मतदान होगा। यदि आवश्यक हुआ 9 सितंबर को मतदान होगा। इससे पहले ये चुनावी प्रक्रिया पूरी जारी कर दी गई है। मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 9 सितंबर को हो सकती है मतगणना भी। ये तय होगा कि कितने प्रत्याशी हैं, कितने प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है और उसके बाद ये तय होगा कि 9 सितंबर को ही मतदान होगा, मतगणना भी होगी। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अंतर्गत संपन्न होगी निर्वाचन प्रक्रिया। तो ये बड़ा अपडेट, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। 9 सितंबर को मतदान होगा, मतगणना भी 9 सितंबर को ही होगी। 7 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 अगस्त तक दाखिल होंगे नामांकन पत्र और 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ये माना जाए कि अब और कुछ समय ही बाकी है एक नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा के लिए। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो घोषणा कर दी है, सारी तिथियां आ चुकी हैं। 7 अगस्त से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जैसा कि आपने भी बताया, और 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को देश के सामने भारत के उपराष्ट्रपति का नाम आ जाएगा कि देश का उपराष्ट्रपति कौन बन रहा है। और अगर ये चुनाव के माध्यम से होता है तो मतगणना होनी है, और अगर निर्विरोध होते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी जानते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने का जो दायित्व है और विधान परिषद तक का जो लोकसभा चुनाव कराने का जो दायित्व है वो भारत निर्वाचन आयोग के पास है। और इसी प्रक्रिया में चुनाव आयोग अब जो है भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उस प्रक्रिया को शुरू कर चुका है और इसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं। हम जानते हैं कि इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, जिसमें नॉमिनेटेड भी शामिल होते हैं, वो मतदान करते हैं। और इस मतदान की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने समय भी मुकर्रर किया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय होगा और ये संसद भवन के अंदर ही ये प्रक्रिया चलती है। पिछली बार हमने देखा था कि चुनाव जो था वो आज की जो संविधान सदन है उसमें हुआ था, और इस बार का चुनाव जो नई संसद है उसमें होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय हमारे पास जो नई संसद है उसमें सभी प्रक्रियाएं चलती हैं, लोकसभा और राज्यसभा की। तो नई संसद में पहली बार कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को हम देख पाएंगे। ऋषि, एक और सवाल कि संसदीय इतिहास में जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई हुई है, उसके बाद ये चुनाव क्या दिलचस्प हो सकता है प्रत्याशियों के नाम के लिहाज से, विपक्ष की रणनीति के लिहाज से? क्योंकि विपक्ष भी जिस तरह से जगदीप धनखड़ के जाने के बाद से जो तमाम बयान आए, वो लगता है कि ये चुनाव अब संसदीय इतिहास में, जहां एक तरह से उनकी विदाई बिल्कुल अलग थी, तो ये चुनाव भी एक अलग होने जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, ये मुझे लगता है कि बहुत ही अलग चुनाव होगा और इस चुनाव को हम कह सकते हैं कि इसमें तमाम रणनीति दिखाई देगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़े हैं अपने चुनाव को जीतने के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए, लेकिन विपक्ष के पास भी तमाम कोशिशें होंगी जिनके आधार पर वो चाहेगा कि इस चुनाव में अपनी मौजूदगी को उसकी दर्ज कराए, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से कई बार पोस्चरिंग भी बहुत मायने रखती है। इन चुनावों में ये भी तय होता है कि आने वाली जो राजनीति होगी वो किस माध्यम से आगे बढ़ेगी। लोकसभा और राज्यसभाओं के अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों ही सदनों में पर्याप्त बहुमत है। 240 उनके लोकसभा में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो करीब 100 सांसद राज्यसभा में हैं। और अगर इनको एनडीए के अगर
घटक दलों के तौर पर देखें तो तकरीबन राज्यसभा में मुझे जो आंकड़े याद आ रहे हैं, राज्यसभा में 127 के आसपास हैं, तो लोकसभा में उनके पास 400 से कुछ ही कम 390 के आसपास आंकड़े उनके पास हैं, जो कि उनके उम्मीदवार को जितवाने के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जो घटक दल हैं दोनों ही पक्षों की, उनको कौन अपने खेमे में शामिल कर पाने में सफल होगा, ये मुझे लगता है पॉलिटिकल पॉस्चरिंग इस चुनाव में देखने को मिल सकती है। एनडीए की कोशिश होगी, INDIA गठबंधन में जो लोग हैं उनमें से कोई एक घटक दल को अपनी ओर शामिल करा जाए, तो इनका भी कोशिश होगी कि एनडीए घटक दल को शामिल किया जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में जगदीप धनखड़ के चुनाव में भी हमने देखा था कि INDIA गठबंधन में जो लोग थे वो बाद में एनडीए को समर्थन करने लगे थे। ये बहुत अभूतपूर्व हुआ था। किसी ने क्षेत्र के हिसाब से फैसला लिया था, तो किसने अपनी सियासत के हिसाब से फैसला लिया था। तो इन चुनावों में जो मुख्य दल हैं, हम जानते हैं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ता पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में है ही, लेकिन जो घटक दल हैं उनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो एक सियासत देखने को जरूर मिल सकती है। ऋतु, ऋषि, राज्यसभा उपसभापति का हमेशा से ये माना गया है कि चेहरा वो हो, प्रत्याशी वो हो जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ जिसका एक सामंजस्य हो। ऐसे में ये माना जा रहा था कि 32 दिन के इस मॉनसून सत्र में, क्योंकि पहले दिन ही इस्तीफा हो गया था, तो शायद इस सत्र के दौरान ही हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शीतकालीन सत्र में एक नए उपसभापति के साथ शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। ऐसे में क्या पर्याप्त समय विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के पास है एक बेहतर चेहरा ढूंढने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं के लिए जो नियम होते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पहले से ही तय था कि इस सत्र में तो चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से सदन जब चल रहा होता है तो उस समय जो प्राथमिकता सदन की होती है और सियासी माहौल उस समय अलग ही होता है, और निर्वाचन आयोग को भी तैयारियों के लिए वक्त चाहिए होता है। इसमें हमने देखा था कि निर्वाचन आयोग ने बहुत पहले से ही इन तैयारियों को शुरू कर दिया था। जो उनके पास जो मतदाता सूची होती है उसको उन्होंने तय कर लिया था, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतदाताओं की सूची नहीं होती है, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सांसद जिसमें नॉमिनेटेड भी शामिल होते हैं वही शामिल होते हैं। तो ऐसे में लेकिन तैयारियों की ज़रूरत होती है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है ऋतु, मैं आपको बताऊंगा कि इस चुनाव में हर बार ये देखा जाता है कि अल्टरनेट तरीके से जो रिटर्निंग अफसर होते हैं वो तय किए जाते हैं। तो इस बार जो राज्यसभा के महासचिव हैं उनको रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। पिछली बार के चुनाव में लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अफसर बनाया गया था। तो ये जो अल्टरनेट प्रोसेस है, चूँकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ही एक अलग रोल संसद में रहता है, तो इस वजह से इस बार का जो चुनाव है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के जिम्मे है। हालांकि उसमें लोकसभा की सेक्रेटेरिएट के भी अधिकारी शामिल होते हैं पूरी प्रक्रिया में, लेकिन इस बार की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के पास रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए इस पूरे विषय पे।